तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस को करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लास्ट फर्नेस पहली चीज। दूसरी चीज इसमें पूछा जाता है कि जो पिग आयरन होता है, जो सबसे पहले यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है उसे कहते हैं हम पिग आयरन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता हो कि पिग आयरन में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 4 to 5% कार्बन। ठीक, और फिर वो कहता है कास्ट आयरन होता है, उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होगी, तो अप्रोक्सीमेट 3% कार्बन होगा। और फिर रोट आयरन, ये सबसे प्योरेस्ट आयरन होता है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.5 to 1। ये ऑप्शन में आपको पूछ सकता है कि बताओ तीन आयरन में से सबसे प्योर आयरन कौन सा है। ध्यान रखना, रोट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड रोट आयरन, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। फिर कास्ट आयरन है, तो जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना बेकार आयरन है वो। तो पिग आयरन सबसे इम्प्योर है क्योंकि 4 to 5% कार्बन है। फिर इससे हम कास्ट करके क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम हो जाती है। फिर इससे हम क्या करते हैं, रोट आयरन बनाते हैं जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो इसमें दो चीजें आपको पूछी जाती है। पहली चीज, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, ध्यान रखना। अब तो ऑप्शनल है आपके पास, तो 3 4 दे देगा, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन, नन ऑफ दीज। ठीक है, दूसरा आपको पूछेगा कार्बन परसेंटेज, और तीसरा ये ब्लास्ट फर्नेस से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और इसमें इंप्योरिटी कौन सी, ध्यान रखना सिलिका की इंप्योरिटी होती है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाऊं मैं, बताओ यस नो। यस सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो दोबारा आप पूछ सकते हो। देखो ये सारी चीजें मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं इसमें, और ये भी है, और क्वेश्चंस भी दे दिए। तो कल परसों से हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक बार खुद देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है ब्लास्ट फर्नेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो ब्लास्ट फर्नेस ही पूछे हुए हैं। फिर भी एक बार ये थोड़ा आपको छोटे मोटे क्वेश्चन बता देता हूँ इसमें। जैसे देखो, इन केस ऑफ सिडेराइट, ठीक है, सिडेराइट में हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन को यूज करेंगे। अगर हमने सिडेराइट ले लिया सपोज करो, तो कैल्सिनेशन को यूज करते हैं, रोस्टिंग को नहीं करते यूज, क्योंकि रोस्टिंग होता है सल्फाइड के लिए और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट के लिए। अगर कार्बोनेट होगा तो हर हमेशा हम कैल्सिनेशन को यूज करेंगे, रोस्टिंग को यूज नहीं करेंगे। दूसरी चीज देखो, वो कहता है कि जो हेमेटाइट होता है ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड में प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, जो भी सल्फाइड ओर होता है उसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करने के लिए रोस्टिंग करते हैं या कैल्सिनेशन करते हैं। ठीक है, ये स्टेप तब होता है हम ऑक्साइड में चेंज करने के लिए। और वो कहता है हेमेटाइट तो पहले से ही ऑक्साइड में चेंज है, तो फिर हम उसे रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था आपको कि फॉस्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, मॉइस्चर की इम्प्योरिटी होती है। तो हम रोस्टिंग को इसलिए यूज करेंगे कि जो फॉस्फोरस होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसके वेपर्स बन के निकल जाते हैं। सल्फर होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके सल्फर डाइऑक्साइड बना के गैस बन के उड़ जाएगा। ऐसी आर्सेनिक की इम्प्योरिटी होगी, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, तो ये ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करके क्या होगा, गैस फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ऐसी जो मॉइस्चर होगा हीटिंग करके बाहर हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग यूज कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे रोस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही ऑक्साइड फॉर्म में। तो ऐसे क्या होता है, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये तो ऑक्साइड में पहले से ही है, और हम रोस्टिंग या कैल्सिनेशन को कब यूज करते हैं, कि जब हम मेटल ओर को ऑक्साइड में चेंज करना है और ये पहले से ही ऑक्साइड है, तो फिर हम रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इसका। ठीक है, दूसरा क्या होता है, Fe2O को Fe2O3 में चेंज करने के लिए, हेमेटाइट में चेंज करने के लिए। इसमें क्या होगा, देखो अगर Fe2O है, और मैंने कहा आप भी कि जो इम्प्योरिटी होती है वो होती है SiO2, तो FeO और SiO2 मिलके क्या बना देंगे, स्लैग, और ये यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा, तो आयरन तो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं,
कैल्सिनेट सॉरी रोस्टिंग को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल है जो आपको उसमें दे सकते हैं ऑप्शनल में। ठीक है, इससे समझ में आ रहा आपको या लिख के समझाने में समझ आ गया? आपको जैसा लगेगा कि लिख के समझाना है, देखो इसमें थोड़ी सी चीज जल्दी हो जाती है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कहा रोस्टिंग है, देखो तो इसमें रिएक्शन ऑलरेडी दी है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 बना देगा, फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलके, ध्यान रखो ये P4O10 लिखा है, ये एक्चुअल में P2O5 है, एक ही बात है, इसके दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो ये बन जाता है, ध्यान रखना दोनों एक ही है, डायमर होके ये बन जाता है। तीसरा, ये आर्सेनिक के साथ मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम रोस्टिंग को यूज करेंगे। अब आता है मेन चीज, ब्लास्ट फर्नेस हमारा, ये देखो। अब सबसे पहले देखो ब्लास्ट फर्नेस की खास बात क्या है। ब्लास्ट फर्नेस हम कहाँ पे यूज करेंगे? हर जगह पे हम यूज नहीं करते। जैसे आपने लिक्वेशन में देखा था, लिक्वेशन में हम एक ही टेम्परेचर यूज करते हैं, उसके लिए एक जो फर्नेस यूज होती है वो रिब्रेट है, वो आगे बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। तो ये ब्लास्ट यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं, देखो सबसे पहली खास बात क्या है इसकी, कि इसमें डिफरेंट टेम्परेचर यूज होता है। जैसे आपने नीचे से हीटिंग करी, तो नीचे से हीटिंग करोगे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा? बॉटम में होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम कम होता जाएगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? हम तो एक ही टेम्परेचर रखते। आप सपोज करो यहां से हीटिंग कर रहे हो, ये हीटिंग है, तो जो ऊपर वाला होगा यहाँ पे तो टेम्परेचर कम होगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होगा? जहां पे आपने हीटिंग किया है, ये हीटिंग वाला है टेम्परेचर सबसे नीचे वाला। फिर उसके बाद उस ऊपर जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर और ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, फिर और ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम। तो वहां पे हम ब्लास्ट फर्नेस को यूज करेंगे। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हर एक टेम्परेचर में अलग अलग रिएक्शन होती है, इसीलिए हमें डिफरेंट टेम्परेचर की जरूरत हुई, और इसीलिए हमने ब्लास्ट फर्नेस को यूज किया। ठीक है, क्योंकि हर एक अलग टेम्परेचर में अलग रिएक्शंस होगी। अगर मैं एक ऐसा फर्नेस लेता कि जिसमें ओवरऑल सेम टेम्परेचर होगा, तो हम इसको ये सारे रिएक्शन को नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक टेम्परेचर में अलग अलग रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ब्लास्ट फर्नेस को यूज किया, पहली चीज। अब इसमें होता क्या, देखो मैंने कहा था इसमें स्मेल्टिंग होगी, यानी रिडक्शन विद कार्बन होगा। ठीक है, रिडक्शन विद कार्बन। तो सबसे पहले देखो ये टॉप है इसका, एक मिनट, अब यहां से देखो सबसे पहले ऊपर से हम क्या क्या डालेंगे। देखो यहाँ पे एक फनल टाइप का दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे कहते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट, कप और कोन जैसा दिखता है। यहाँ पे हम क्या क्या डालेंगे? यहाँ पे डालते हैं चार्ज, और यानी हेमेटाइट जो इम्प्योरिटी है। कोक डालेंगे, कार्बन, क्योंकि कार्बन से रिडक्शन करना है हमने। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? रिडक्शन विद कार्बन या CO। तो इसको यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा C या CO होगा। अब लाइम स्टोन को डालते हैं हम, CaCO3 को। अब इसका रोल क्या होगा? इसका काम है यहाँ पे फ्लक्स का, क्योंकि यहाँ पे कौन सी इंप्योरिटी है? SiO2 की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब आयरन होगा तो उसमें सिलिका की इंप्योरिटी होती है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? फ्लक्स डालते हैं, और इससे क्या निकलेगा? CaO। तो CaO ये क्या है आपके पास? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब कौन सा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, तो बेसिक फ्लक्स हम यूज करेंगे, और एसिडिक इंप्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए हमने लाइमस्टोन को डाला है। वो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लास्ट फर्नेस में लाइमस्टोन का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ लाइमस्टोन इन ब्लास्ट फर्नेस? क्योंकि ऑप्शनल आएगा आपके पास, तो आप क्या कहोगे? इट एक्ट एज अ फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स और इंप्योरिटी क्या होगी? SiO2 की। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको इन तीनों का रोल बता दिया। इससे तो मुझे आयरन निकालना है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और ये इंप्योरिटी को हटाने का काम करेगा। अब आपने ऊपर से डाल दिया यहां से, अब यहां से आपने ऊपर से डाला, अब क्या होगा? देखो यहां से आप हीटिंग करते जा रहे हो, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होगी। पहली रिएक्शन क्या होती है? देखो
इस स्टेज में जब टेम्परेचर कम होता है, इसको 4 जोन में डिवाइड कर दिया। पहले आपको रिएक्शन ही बता देता हूँ, तब आगे हम इसमें आते हैं। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन में है कि जो टॉप में लिया था कप एंड कोन अरेंजमेंट, उसका काम क्या है कि चार्ज को डालना, वहां से चार्ज का मतलब हो गया हेमेटाइट Fe2O3 को डालना। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इनिशियल रेंज 500 है और लास्ट है 2170 केल्विन। ठीक है, इसकी लेंथ लगभग 20 मीटर के आसपास होगी और ये हार्ड फायर से बना होता है, ब्रिक से बना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अगर ब्रिक वैसी होगी तो ब्रिक खुद ही जल जाएगी, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर में तो ब्रिक तो खुद ही जल जाएगा। तो हम ऐसी ब्रिक यूज करेंगे जिसका इस टेम्परेचर में कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं हार्ड फायर ब्रिक। और जनरली हम जो घरों में देखते हैं वो वैसी ब्रिक होती है, वो इतने टेम्परेचर में तो उसका खुद ही मिट्टी बन जाएगा पूरा। ठीक है, विच कैन, क्योंकि वो उस समय खड़ी रहनी चाहिए ना, तभी मैंने कहा आपको हार्ड फायर ब्रिक को क्यों यूज करेंगे, ताकि उसमें इतने हाई टेम्परेचर का कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, और इसकी रेंज इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अब देखो कौन कौन से रिएक्शन होंगे, उसको हम आगे बताते हैं। रीजन वाइज है, इसमें हम क्या करते हैं, 2 इयर्स टाइप का यूज करते हैं मिडिल में। ठीक है, ये मिडिल में इस तरीके से आप देखोगे, उसका काम क्या होता है, एयर को ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, ताकि क्या होगा, एयर पास होती रहेगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस। एयर पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप हीटिंग करोगे और ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, उसमें पास होनी चाहिए कंटिन्यूअसली। बॉटम में क्या में इसके 2 पार्ट होते हैं, बॉटम के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक में स्लैग बनेगा, जो लाइटर पार्ट होता है, लाइटर एंड इजिली फ्यूजेबल होता है। मैंने कहा था स्लैग बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या डाला हुआ है, फ्लक्स डाला हुआ है, और इसमें सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, स्लैग। तो जो अपर पार्ट होता है, जैसे ये आपको लास्ट में मिला, तो जो अपर पार्ट होगा वो स्लैग होता है, ये हल्का होता है, लाइटर होता है, इजिली फ्यूजेबल होता है, जल्दी निकल जाएगा। और जो लोअर पार्ट होता है वो उसमें इम्प्योर आयरन होता है और वो हैवी होता है, इसे कहते हैं पिग आयरन। तो जो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है उसे कहते हैं पिग आयरन, ध्यान रखना, ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन आपको मिलेगा उसे कहेंगे पिग आयरन। अब इसके आगे चले जाते हैं, देखो क्या होता है फिर। अब इसको हमने 4 जोन में डिवाइड कर दिया। प्रोसीजर में हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ज को डाला ऊपर से, चार्ज है ये, और कोक डाला, लाइमस्टोन डाला। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसका काम है रिडक्शन, और इसका काम, लाइमस्टोन का काम क्या है, फ्लक्स का काम है, ये सिलिका की इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। अब ये जो पूरी रिएक्शंस होती है, इसे मैंने 4 जोन में डिवाइड कर दिया, किसके बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे। डिफरेंट टेम्परेचर, देखो हर हर एक जोन में अलग अलग रिएक्शन होगी। अब कौन कौन सी रिएक्शन होती है, देखो जोन वाइज हम स्टडी करते हैं। जैसे जिसमें कम टेम्परेचर है, मैंने कहा ना अपर जोन वाला, जो सबसे टॉप वाला जोन था, उसमें क्या होगा, इसमें होगा जोन ऑफ रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर की बात है, कितना, लगभग 400 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिएक्शन होगी। पहले ये था हेमेटाइट, ये CO के साथ रिएक्शन करेगा। अब CO कैसे बना, आपने C कार्बन ऊपर से डाला, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो कई बार CO भी बनता है और CO2 भी बनता है। ठीक है, तो CO आपको कहाँ से बनेगा, कार्बन से, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन तो हम लगातार पास करते जा रहे हैं, ऑक्सीजन तो नीचे से आ ही रही है ट्यूअर के थ्रू, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये CO बना देता है। तो Fe2O3 CO के साथ रिएक्शन करके Fe3O4 बनाता है पहले, ये एक कॉम्बिनेशन है FeO का और Fe2O3 का, और CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। फिर ये Fe2O3 फिर इस CO के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, FeO बना देगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। फाइनली फिर FeO CO के साथ रिएक्शन करके
Fe बना देता है। तो एक आपको आयरन यहाँ पे मिल गया, कहाँ पे, लोअर जोन में, यानी जहां पे टेम्परेचर कम है, तो इसे कहते हैं जोन ऑफ रिडक्शन, जो लो टेम्परेचर पे होता है। तो लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। इसके लिए इतनी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है। CO2 गैस बनती जा रही है कंटिन्यूअसली, पहले Fe2O3 चेंज हुआ Fe3O4 में, फिर Fe3O4 चेंज हुआ FeO में, फिर इसका रिडक्शन हुआ फाइनली और आयरन बन गया। तो पहले केस में आपको आयरन यहाँ पे बन गया, तो पहले जोन हो गया जोन ऑफ रिडक्शन। अब देखो सेकंड जोन क्या आता है, सेकंड जोन आता है स्लैग फॉर्मेशन का, जो मैंने कहा ना इम्प्योरिटी को हटाना है, तो उसे कहते हैं जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये किस टेम्परेचर में होगा, लगभग 1075 से लेके 1275 में, यानी इसी टेम्परेचर में रिएक्शन हो सकती है बस, न तो इससे ज्यादा न इससे कम। तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने लिया वो टूटेगा CaO में, जो फ्लक्स का काम करता है, और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। अब CaO जो फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स, ये एसिडिक इंप्योरिटी के साथ कंबाइंड होके स्लैग बना देता है, CaSiO3 स्लैग। तो ये स्लैग बन के अलग हो जाएगा। तो ये स्लैग कौन सा, जो अपर पार्ट बनाता है स्लैग का, वो यहीं से बनता है, उस सेकंड जोन से होता है, जिसमें टेम्परेचर कितना है 1075 से 1275। तो इसमें ये प्रोसेस होती है, यहाँ पे इंप्योरिटी आपने बाहर निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। तो ये सेकंड जोन हो गया। अब थर्ड जोन में क्या होगा, देखो फ्यूजन। थर्ड जोन इज फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है कि जो आयरन है, क्योंकि इसका तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, जब देखो मोर देन 1500 डिग्री सेल्सियस, तो जो सॉलिड आयरन बना था, जो हमने पहले जोन में बनाया था आयरन सॉलिड का, अब वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। और FeO अगर कुछ बचा हुआ रह गया उसमें, तो वो ये कार्बन उससे क्या करता है, रिड्यूस करके Fe बना देगा, और CO गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब आप कहोगे सॉलिड क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 1500 के आसपास होता है। तो अगर आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो सॉलिड में तो रह ही नहीं सकता, अब वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसे कहते हैं जोन ऑफ फ्यूजन, जो 1500 के ऊपर में होता है। तो ये तीसरी जोन है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो लास्ट जोन में आ जाते हैं हम, कंबशन, जो आपने पढ़ा है कंबशन कई बार भी। तो कंबशन में होता क्या है कि जो कार्बन है, देखो मैंने अभी कहा था कार्बन नीचे से आ ही रहा है, तो कार्बन से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये कंटिन्यू हम देते जाएंगे इससे ट्यूयर के थ्रू। तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलके CO2 गैस बनती है। तो इसमें इतनी हीट निकल रही है, -220 किलो जूल, ये एक्सोथर्मिक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था CO2 और C कंबाइंड होंगे तो CO बनता है, ये एंडोथर्मिक होता है। फाइनली जब C और O2 के साथ कंबाइंड होगा तो CO बनेगा, और ये एक्सोथर्मिक होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान रखना C+O2 CO प्रीफर करेगा एज कंपेयर टू CO2, क्योंकि ये भी प्रीफर हो रहा है, लेकिन जब आप CO2 और C को कंबाइन करोगे तो ये प्रीफर नहीं होता, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके फाइनली हीट निकल रही है, तो ये हम प्रीफर कर सकते हैं। C+O2 गिव्स 2CO। अब देखो इसके आगे क्या रिएक्शन होगी। अब जो फाइनली आयरन बच गया, अब जो आयरन हमारे पास बच गया, अब वो क्या होगा, फाइनली रिड्यूस हो जाएगा कार्बन से। ये थोड़ा सा और स्टेप देखो, थ्रू टू एयर क्या होता है, लगातार हम एयर को पास करते रहेंगे तो ऑक्सीजन तो आपको मिलती जाएगी कंटिन्यू, ठीक है। और बॉटम में क्या होगा, वी ऑब्टेन 2 लेयर। पहली लेयर जो ऊपर होगी लाइटर होती है, उसे कहते हैं स्लैग, और जो लोअर होती है उसे कहते हैं पिग आयरन, ठीक है। और स्लैग प्रिवेंट एयर ऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टन आयरन, मतलब जो पिग आयरन बना उसमें ऑक्सीजन नहीं आने देगी, कौन, स्लैग। स्लैग तो ऊपर से आ गया ना, स्लैग ये हो गई, और इसके नीचे क्या हो गया, इसके नीचे है पिग आयरन। तो ये पिग आयरन किससे कवर हो गया, स्लैग से।
तो इसमें कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता क्योंकि वो स्लैग से कवर अप हो चुका है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इसके अलावा थोड़ा सा बचा हुआ है इसमें। अच्छा, एक रिएक्शन शायद मैंने लिखी नहीं है। उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑक्साइड बच गया, सपोज करो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कई बार 100% नहीं होता। ठीक है, तो अगर सपोज करो कोई FeO बच गया, ये लास्ट वाले जोन की बात कर रहा हूं मैं, जो सबसे बॉटम में है। तो कोई FeO बच गया या Fe2O3, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे डाल दो तो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही 100% हो जाए। तो कोई FeO बच गया या Fe2O3 बच गया, कोई भी ऑक्साइड बच गया आयरन का, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर में कार्बन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इसको रिड्यूस कर देगा तुरंत हाई टेम्परेचर में, और ये CO बन जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी अगर कार्बन के साथ कंबाइंड होगा तो हमें क्या मिलेगा, आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर पे ओनली। ये क्वेश्चन अभी पूछा भी हुआ है आपको, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ये नेक्स्ट स्टेप में है ये क्वेश्चन, एक पूछा हुआ आपको। ये देखो ऐसे पूछा हुआ है कि विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट C and CO। ठीक है, तो इसमें पहले वाले में देखो, जब हम टेम्परेचर कम था तो FeO प्लस CO कर रहे थे हम, और ये Fe बन रहा था और CO2 बाहर हो जा रहा था। ठीक है, और जब हम हाई टेम्परेचर में आ गए लास्ट में, देखो बॉटम में, तो हम FeO प्लस C करेंगे, तब बनेगा ये Fe प्लस CO। अब वो कहेगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये यही है कि ये हाई टेम्परेचर में होगा और ये हर हमेशा लो टेम्परेचर में होगा। अगर उसने गलती से इसे हाई टेम्परेचर लिख दिया तो ये नहीं होगा। ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर में ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, कभी भी, कभी भी नहीं होगी हाई टेम्परेचर में। और ये वाली रिएक्शन कभी भी लो टेम्परेचर में हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। तो ये कैसे पता चला, देखो इलिंगम डायग्राम से। तो इलिंगम डायग्राम में देखो ये आता है CO का, सॉरी C का, कार्बन का ये है ऊपर से नीचे। देखो मैंने कहा था एक ही लाइन ऊपर से नीचे आती है, वो कार्बन की है C की, और एक लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ये है CO की। तो एक पॉइंट में दोनों कट जाते हैं। ये मैंने कहा था एक टेम्परेचर होता है लगभग, किसी बुक में इतना लिखा होता है, किसी बुक में इतने के आसपास लिखा होता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पे CO बेस्ट होता है इस टेम्परेचर में। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर हाई करोगे तो क्या होगा कि किसकी लाइन ऊपर चली गई, CO की लाइन, और C की लाइन नीचे आ गई। देखो, तो जो जिसकी लाइन नीचे होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हाई टेम्परेचर में कार्बन हर हमेशा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और लो टेम्परेचर में CO हर हमेशा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ध्यान रखना इसका। लो टेम्परेचर में देखो CO एट लो टेम्परेचर एक्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसमें डेल जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है। और कार्बन हाई टेम्परेचर में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में देखो इसकी वैल्यू नीचे आ गई, यानी इसकी डेल जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी हाई टेम्परेचर में, थ्रू इलिंगम डायग्राम। तो इसकी वजह से ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करता है कि आपको दोनों रिएक्शन दे देगा और टेम्परेचर दे देगा, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है। और ऑप्शनल टाइप है तो इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। ठीक है, वो टेम्परेचर दे देगा आपको, यहाँ पे बोलेगा 1023 है, और बोलेगा बताओ कि एट 1023 केल्विन विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन और CO, और यही डायग्राम दे देगा। तो आप आंसर क्या दोगे बताओ, एट 1023 विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, C और CO। हाँ, श्रुति ने सही आंसर दिया है। अब तो ऑप्शनल है, एक भी गलती करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। अब कार्बन। कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने चाहिए। हाँ, अंबिका सही है, और सुमित ने भी सही बोला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके। जो भी लाइन नीचे होगी इंटरसेक्ट में वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हेमंत ने सही बताया, जो लाइन नीचे होगी वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है हर हमेशा। जरूरी नहीं यही दे दे वो, तो CO बेस्ट होगा किसके टेम्परेचर में, इसमें, अगर ये इस लाइन पे आ रहा है तो। ठीक है, अब देखो पिग आयरन के बारे में क्या है। पहले
ब्लास्ट फर्नेस से जो भी आयरन मिलता है उसे कहते हैं पिग आयरन। कार्बन की परसेंटेज ये होती है 4 to 5%, और इसमें इम्प्योरिटी होती है MnSi, फॉस्फोरस, और ये हाईली इम्प्योर होता है, सबसे ज्यादा इम्प्योर यही होता है पिग आयरन। इसके बाद सेकेंड वन इज कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या होता है? फॉर्म्ड फ्रॉम पिग आयरन, ये पिग आयरन से बनता है और इसमें 2 से 3% कार्बन होता है। ठीक है, कैसे बनता है देखो, पिग आयरन लिया आपने, उसमें कोक मिला दिया, और स्क्रैप आयरन स्क्रैप होता है उससे मिला दो आप इसमें। ठीक है, क्यूपोला फर्नेस होता है या रीमेल्टिंग फर्नेस होता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे पोर इनटू अ, इसे कास्ट कर देते हैं। सुटेबल मोड्स मतलब इसे कास्ट कर देना, तो इसीलिए इसे कास्ट फर्नेस कहते हैं हम लोग। जैसे कुछ मॉड्यूल आपने मोड बनाए होते हैं, जैसे खांचे टाइप के बने होते हैं, उसमें हम डाल देते हैं उसे, जैसे उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, रिक्वायर्ड शेप करने के लिए, तो उसी को हम मोल्ड्स कहते हैं, और इसे हम कास्ट करते हैं, डालते हैं, इसीलिए इसे हम कास्ट आयरन बोल देते हैं। ठीक है, तो कास्ट आयरन हो गया। इसमें इम्प्योरिटी होती है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, MnS, Mi, Cr। कार्बन की इम्प्योरिटी कम होती है, इसीलिए पिग आयरन से बेस्ट माना जाता है। और इसके बाद जो लास्ट में बनता है हमारे पास वो है रोट आयरन। ये तीनों कई बार भी आते हैं, और इसमें देखो रोट आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। मैंने अभी भी बोला आपको, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वो विच आयरन इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, तो दैट इज रोट आयरन। इसमें परसेंटेज कार्बन की 0.2 से 0.5% कार्बन, हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, किसी भी कंडीशन में वर्क कर सकता है। ये कास्ट आयरन से बनता है। इसमें हॉट एयर पास करो आप, इसको स्टिल करो बहुत अच्छी तरह से, पुडिंग प्रोसेस होती है, पुडलिंग, और फर्नेंस भी वही होता है। तो इसके बाद ये जो आयरन बनता है उसे कहते हैं हम रोट आयरन। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, और कार्बन परसेंटेज, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं बस। अभी तक जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसमें ये पूछा है कार्बन की परसेंटेज बताओ पिग आयरन में, या कास्ट आयरन में, या रोट आयरन में। दूसरा, प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, और ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा आयरन मिलता है। बस ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं आपको। तो इसमें कोई डाउट है बताओ, यहाँ तक जो भी पढ़ा आपने? 2 आज खत्म हो गए, 2 कल खत्म हो जाएंगे। एनी डाउट? सर ये जो आयरन में इम्प्योरिटी होती है उससे होता क्या है इम्प्योरिटी से? इम्प्योरिटी से देखो क्या होता है कि जैसे गोल्ड है आपके पास या कोई भी चीज है, तो अगर आप आयरन का कोई चीज बना रहे हो और मेरे पास अगर वो इम्प्योरिटी और कोई वीक हो गई, तो क्या होगा, वो जल्दी टूट जाएगा ना, डैमेज हो जाएगा। आयरन बड़े बड़े पुल कई बार जल्दी टूट गए, रस्टिंग हो गई, या कोई ऐसी चीज आ गई उसमें जिसकी वजह से क्या होगा, वो वीक हो गया, या वो किसी के साथ रिएक्शन रस्टिंग तो करके कुछ प्योर आयरन पे कंपाउंड भी हो बना जाती है। देगा। है। रस्टिंग तो प्योर आयरन पे भी हो जाती है। हाँ, लेकिन जो उसमें कंपोनेंट है वो किस तरीके का कंपोनेंट है। अगर आपने आयरन का पुल बनाया है, ठीक है, रस्टिंग तो होती है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है ना, वो कई सालों तक चलेगी। लेकिन जो कंपोनेंट है वो कमजोर रहा, टूट गया, तो एक कड़ी भी कमजोर हुई तो क्या हुआ, तो पूरा का पूरा वो बेकार हो गया पुल बनाया हुआ। तो हम उसे हाँ प्योरेस्ट फॉर्म में लाते हैं ज्यादातर। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? मैंने आज क्वेश्चन दिए हैं, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो उसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। उसमें देखो बेसिक चीजें हैं और क्वेश्चन घुमा के पूछे हुए। अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ होना चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगा टेस्ट के लिए केवल, जो आसान होंगे। ठीक है, और परसों में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आज ऑफ कर रहा हूँ। कल हम 2 पॉइंट को ऐसे ही करेंगे। आपको ये बताओ, ये मेथड सही लगा जो मैं इससे बता रहा हूँ, या लिख के बताऊं? ऐसा सही है जो लिखा हुआ है? ओके। हाँ, बता देना कि अगर इसमें आपको फोकस ज्यादा करना है, इसमें क्या होता है, जल्दी कोर्स हो जाएगा, बहुत जल्दी कोर्स हो जाता है। देखो अगर मैं लिख के बताऊंगा तो टाइम होता है, लिखने में बहुत टाइम लगता है, और इसमें लिखे होने में जो चैप्टर 15 डेज में जाएगा वो 7 डेज में खत्म हो जाता है। बस ये डिफरेंस है। फिर हम उसे रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट है वो। ठीक है, तो मैं लिख के ही कर आपको देता हूँ कल।
पहले आज मैं नोट्स आपको भेजता हूँ, आप उसे देखो जो 2 लेफ्ट हैं, और कल हम उसे सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है। फर्स्ट टर्म में एग्जाम आपके नवंबर या दिसंबर में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म के एग्जाम। बाकी हाँ, ऐसे नोट्स मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो आ चुका है कैरिकुलम, उसमें नवंबर के आसपास आपके एग्जाम हो जाएंगे फर्स्ट टर्म के, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। फर्स्ट वो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो तैयारी कर लो, आपसे ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑनलाइन होंगे, यानी आपको आपके स्कूल में या कहीं पे भी जहाँ कंप्यूटर होगा वहां भेजा भेजा जाएगा, और ऑनलाइन होगा पूरा। तो इसीलिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। तो आज मैं ऑफ कर देता हूँ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।